नेक्स्ट हमारा प्रिज्म में नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ऑल्दो डिस्पर्जन इज अ जनरल फिनोमेना और सिर्फ प्रिज्म से इसका रिलेशन नहीं है. डिस्पर्जन कैन हैपन whenever there is a refraction. बट स्पेसिफिकली फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस हम लोग इसको प्रिज्म में ही स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये जरा हम समझते हैं. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ऑल्दो ये पॉइंट पहले मैं बता चुका हूं, फिर से देख लीजिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम depends on wavelength of light, depends on wavelength of light lambda as, तो एक रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा पावर 4. और ये इस तरह से ये पूरा रिलेशन है. दिस इज नोन एज कॉशीज रिलेशन. तो मैं रिलेशन नहीं ज्यादा ध्यान रखना है, रिलेशन में कोई खास बात नहीं है. मेन हमें ये समझना है कि लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू, लैम्डा एक तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन में है, म्यू इनवर्स प्रोपोर्शन में है. तो इफ लैम्डा इंक्रीजेस देन म्यू डिक्रीजेस. तो अगर हमें कंपेयर करना हो व्हाइट लाइट में, तो व्हाइट लाइट में कंपोनेंट कलर्स कौन कौन से हैं भाई? व्हाइट लाइट में कंपोनेंट कलर्स हो गए विबग्योर. तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो वॉयलेट कलर के लिए लैम्डा का वैल्यू 400 नैनोमीटर है और रेड कलर के लिए लैम्डा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 750 और 700 नैनोमीटर है. तो अगर हम म्यू के बारे में बोलेंगे तो म्यू किसके लिए मैक्सिमम होगा? क्यों भाई? म्यू सिर्फ और वॉयलेट के लिए. वॉयलेट के लिए. तो हेंस ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू वी इज मैक्सिमम among these 7 colors or mu r will be minimum. And dispersion of light, the basic reason behind dispersion of light is difference in refractive index due to wavelength of light. Now consider a thin prism or any prism. Now consider a thin prism and suppose इस thin prism के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है. व्हाइट लाइट. तो अब थिन प्रिज्म है तो इसके दोनों सरफेसेस को अलग अलग जरूरत नहीं दिखाने की, एक साथ भी हम दिखा सकते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या कहेंगे, जब इसमें लाइट यहाँ पे एग्जिट होगी, तो जब लाइट यहाँ पे एग्जिट होगी तो सारे कलर्स अलग अलग हो जाएंगे ना? क्यों भाई? यस सर. सारे कलर्स अलग अलग हो जाएंगे. रीजन की हर एक कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो अलग अलग होगा. एंड विच कलर विल बेंड मोस्ट? रेड. रेड और वॉयलेट. डेविएशन ऑफ अ यस सर. वॉयलेट सर. प्रिज्म, डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म क्या फॉर्मूला है? लास्ट लेक्चर में देखा था लास्ट में. तो डेविएशन का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1. डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1. तो बेसिकली म्यू के प्रोपोर्शनल है. तो अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेविएशन भी ज्यादा होगा. डेविएशन मींस ये वाला एंगल. तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो सबसे ज्यादा एंगल बनेगा ये बनेगा वॉयलेट कलर डेल्टा वी, और जो सबसे कम एंगल होगा वो होगा डेल्टा आर. ठीक है ना? तो ये जो लास्ट में कलर होगा सबसे ज्यादा बेंड कौन सा होगा कलर? सबसे ज्यादा बेंड वॉयलेट होगा एंड लीस्ट बेंडिंग रेड होगा. बाकी सारे कलर्स इसके बीच में ही आएंगे. ठीक है. तो नॉर्मली ये पॉइंट आप इजिली
एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इन सनलाइट। सनलाइट में अगर आप प्रिज्म रख के उसमें लाइट का स्टडी करोगे तो यू कैन इजिली सी कि भाई कई सारे कलर्स हमको उसमें सेपरेट होते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन राइट splitting of white light, splitting of white light into its component colors, due to difference in refractive indices is called dispersion of light, is called dispersion of light, ठीक है ना। तो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्लियर है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स। अब इसमें जरा मुझे ये बताइए, ये जो डायग्राम आपके सामने है इसके हिसाब से वॉयलेट कलर का डेविएशन क्या हम लोग लिख सकते हैं a इंटू म्यू वॉयलेट माइनस 1। रेड कलर का डेविएशन a इंटू म्यू रेड माइनस 1। और इसी तरह से इनके बीच में जो कलर होता है ना, अप्रोक्सीमेटली जो मिड में कलर होता है, दैट कलर इज येलो कलर। तो येलो कलर का जो डेविएशन है दैट इज a इंटू म्यू आई माइनस 1। म्यूट कर लीजिए भैया, आपके बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। a इंटू म्यू आई माइनस 1, वॉयलेट कलर, रेड कलर एंड येलो कलर। तो डेविएशन ड्यू टू येलो कलर is also known as delta mean. What is delta mean? Delta mean is called mean deviation. Mean deviation. और mean deviation निकालने का एक तरीका ये भी है, mean deviation is equal to deviation of yellow color or it is average value of deviation due to violet and red color. तो दोनों ही एप्लीकेबल है। तो अगर डेविएशन ड्यू टू वॉयलेट एंड रेड कलर लिखेंगे तो इट इज a इंटू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। वैल्यू रख दें अगर डेल्टा वी और डेल्टा आर की ये वैल्यूज उठा के रख दें यहाँ पे, तो a कॉमन हो जाएगा, 1 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एवरेज। सो दिस इज नोन एज मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन इज आइदर डेविएशन ऑफ येलो कलर or it is deviation, average of deviation of violet and red color. So this is our first point in dispersion of light. What is called mean deviation? Mean deviation is average of violet and red. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अच्छा इस डायग्राम में देखिए रेड कलर और वॉयलेट कलर के बीच में जो एंगल है, रेड और वॉयलेट के बीच में जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन डायग्राम आप ध्यान से देखो तो क्या ये बात नोटिस करोगे कि थीटा जितना ज्यादा होगा रेड और वॉयलेट के बीच में गैप भी उतना ही ज्यादा होगा, और हम बोलेंगे कि उतना ही ज्यादा डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन इज मोर। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन इज एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन इज एंगल बिटवीन वॉयलेट रे एंड रेड रे। तो ये थीटा कैसे निकाल सकते हैं, क्यों भाई, क्या इसको लिख सकते हैं डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। ठीक है ना, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। डेल्टा वॉयलेट का वैल्यू रखें अगर तो ये होगा a इंटू म्यू वी माइनस 1, और डेल्टा रेड का वैल्यू रखें तो a इंटू म्यू आर माइनस 1। और इसमें ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। और डेल्टा मीन का दो फॉर्मूले, डेल्टा मीन को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू म्यू वाई माइनस 1, और वी कैन राइट इट एज
डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई टू। एक बार देख लो जितनी बातें लिखी हुई हैं, एक बार देख लीजिए जितनी बातें लिखी हुई हैं इसमें। सर जरा टॉप का दिखाना। थैंक यू सर। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं अभी, मीन डेविएशन एंड एंगुलर डिस्पर्जन। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक हम लोग पढ़ेंगे, कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। एंड डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू, डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू, dispersive power is equal to ratio of angular dispersion, ratio of angular dispersion and mean deviation, and mean deviation. Dispersive power is equal to ratio of angular dispersion and mean deviation. तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा? ओमेगा का फॉर्मूला बनेगा थीटा अपॉन डेल्टा मीन। थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू है a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। और डेल्टा मीन को हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा मीन को क्या लिख सकते हैं? a इंटू म्यू वाई माइनस वन। देखिए a इंटू म्यू वाई माइनस वन। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू निकल के आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। ठीक है। और ये जो ओमेगा निकल के आया है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास। ठीक है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब प्रिज्म हमने कैसा लिया हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओमेगा सिंपली म्यू वी म्यू आर और म्यू वाई पे डिपेंड कर रहा है। हेंस इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास। देख लो यहाँ पे 3 टर्म्स आए हैं, एंगुलर डिस्पर्जन, मीन डेविएशन एंड डिस्पर्सिव पावर। मीन डेविएशन और एंगुलर डिस्पर्जन दोनों प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करेंगे, लेकिन जो डिस्पर्सिव पावर है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास। ठीक है। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज का यहाँ पे क्या काम है? तो देखो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें इस स्प्लिटिंग के बारे में बता रही हैं, ध्यान से समझिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इस स्प्लिटिंग से रिलेटेड ही हैं। भाई देखिए, वॉयलेट कलर एंड रेड कलर के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, मतलब रेड वाली रे और वॉयलेट रे के बीच में जो गैप है वो हमको बोल रहा है डिस्पर्जन, दैट इज डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं।
एंड थीटा इज इक्वल टू रेड और वॉयलेट का डिफरेंस। ठीक, इसके बाद रेड और वॉयलेट का जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू जनरली रिफर्ड एज येलो कलर इज ऑल्सो रिफर्ड एज मीन वैल्यू। तो इन दोनों का जो मीन डेविएशन है दैट इज येलो, तो ये हो गया मीन डेविएशन, और इन्हीं का जो रेशियो है वो हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर। भाई आप लोगों में से कुछ लोग स्पेक्स पहनते होंगे ना, तो उन स्पेक्स में भाई आपने देखा होगा जब आप अगर कभी खरीदने जा रहे हो या ऑर्डर कर रहे हो, तो उसमें होता है ना कि एंटी रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना, और एंटी डीकलरेशन, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। यस सर। सारे प्रॉपर्टीज जो है वो इससे डिस्पर्सिव पावर से रिलेटेड होते हैं। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली अगर हम लेंस यूज कर रहे हैं ना, तो लेंस व्हाइट लाइट ने डिस्पर्जन करा देगा तो क्या होगा ना, व्हाइट लाइट में हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो कलरफुल नजर आएगा। बट आप नॉर्मल जो स्पेक्स यूज करते हो उसमें तो ऐसा नहीं होता ना कि जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट भी कलरफुल नजर आ रहा हो। तो उसके लिए करते क्या है ना, उसके लिए हम दो अलग अलग ग्लास यूज करते हैं विद डिफरेंट डिस्पर्सिव पावर, सो दैट दे कैंसल देयर एंगुलर डिस्पर्जन। सपोज अगर हम इस प्रिज्म को यूज कर रहे हैं किसी भी पर्पज से, प्रिज्म हो, लेंस हो, ऑल आर ऑप्टिकल एलिमेंट्स, अगर हम इस प्रिज्म को यूज करते हैं डेविएशन पर्पज से, तो क्या हमको डिस्पर्जन तो फ्री में मिल जाएगा ना। वी डोंट वांट डिस्पर्जन, बट हमें डिस्पर्जन मिलेगा ही ना इफ वी आर यूजिंग व्हाइट लाइट। सो दिस इज अ ड्रॉबैक। अगर हमें सिर्फ डेविएशन चाहिए तो डिस्पर्जन भी मिलेगा, या अगर हमें डिस्पर्जन चाहिए तो डेविएशन के साथ में आएगा डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन एंड डेविएशन, दीज आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बट अगर सिंगल प्रिज्म है, सिंगल लेंस है, तो इसमें ये दोनों चीजें हमको मिलेंगी, हम किसी एक को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है फिर, अगर हमें अवॉइड करना है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रिज्म कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। वी यूज two different prism with different glass properties. Different glass properties means we have glasses with different dispersive powers. ऐसा नहीं कि सारे ग्लास एक जैसे ही है, ग्लास की मटेरियल के हिसाब से उनके टाइप भी अलग अलग हैं, और ग्लास की जो टाइप है वो म्यू वी म्यू आर की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पॉपुलरली नोन एज दो ग्लास होते हैं, ठीक है ना, जो जनरली क्वेश्चंस में भी लिखे रहेंगे, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। तो जनरली क्या होगा ना, क्राउन ग्लास के लिए म्यू वी म्यू आर इन सब की वैल्यू लो होगी, और फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू वी म्यू आर और म्यू आई इन सब की वैल्यू हाई होगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ग्लास के अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के प्रिज्म यूज करते हैं डिफरेंट मटेरियल के, सच दैट कि वो डिस्पर्जन कैंसिल आउट हो जाए। तो अब हमारा अगला पॉइंट वही है कि हाउ टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स for a particular requirement, combination of two prisms. So suppose अभी जैसे हम लोगों ने एक सिंगल प्रिज्म लिया, suppose we have two different prism, two different prism, इसका एंगल A1 हो गया, इसका एंगल A2 हो गया, क्यों भाई, एंड लेट से ये है म्यू वी म्यू आर म्यू आई, और ये है म्यू वी डैश म्यू आर डैश म्यू आई डैश, इसका ओमेगा है और इसका ओमेगा डैश है, ठीक है। और हमने सपोज दोनों प्रिज्म्स को एक साथ रखा हुआ है एक साइड में, ठीक है ना। तो ये बताएंगे कि अगर हमें नेट डेविएशन चाहिए होगा, तो नेट डेविएशन के लिए क्या हम दोनों के डेविएशन को ऐड करेंगे सिंपली। भाई लाइट एक से पास होगी, लाइट दूसरे से पास होगी, तो क्या दो बार डेविएशन होगा, तो दोनों बार डेविएशन सेम डायरेक्शन में होगा ना, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। तो डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन कितना लिखेंगे, डेल्टा वन को लिखेंगे A1 म्यू Y1 माइनस वन, या इसको लिख सकते हैं A1 म्यू वी माइनस वन, म्यू Y1 म्यू I2 ले लेते हैं, म्यू V1 म्यू R1 VI2 1 2 ले रहे हैं ना इसलिए, और ओमेगा भी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ले लेते हैं। तो म्यू Y1 माइनस वन प्लस A2 म्यू Y2 माइनस वन. So this is delta net. Similarly, what is total dispersion? So total dispersion is also sum of angular dispersions due to both prisms. तो थीटा वन प्लस थीटा टू, तो थीटा वन की वैल्यू कितनी होगी, A1 इंटू म्यू V1 माइनस म्यू R1
एंड थीटा 2 की वैल्यू होगी A2 इंटू म्यू V2 माइनस म्यू R2। देखिए, अच्छा ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा को लिखते हैं हम लोग म्यू V माइनस म्यू R अपॉन म्यू I माइनस 1। तो म्यू V माइनस म्यू R की जगह क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं A1 ओमेगा 1 म्यू I1 माइनस 1 प्लस A2 ओमेगा 2 म्यू Y2 माइनस 1। देखिए चेक करिए, ये दोनों इक्वेशन क्लियर है ना, थीटा 1 एंड थीटा 2 और डेल्टा 1 डेल्टा 2। This is net deviation and net dispersion for a combination of two prisms. The prisms are kept in the same alignment, means they are not kept inverted, they are kept in the same sense. Same sense का मतलब है they are rotating the light rays in the same direction. Hence we are adding their dispersions as well as their deviations. ठीक है। अब अगर इसमें हमको ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, केस वन सपोज वी नीड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। देखो क्रोम मीन्स होता है कलर, क्रोम मीन्स कलर, एंड एक्रोमेटिक मीन्स द व्हाइट लाइट शुड नॉट बी स्प्लिटेड इनटू कलर्स। मतलब एक्रोम क्रोम कलर हो गया, एक्रोम मतलब उसका ऑपोजिट हो गया, मतलब कलर्स में सेपरेशन नहीं हो। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं दिस इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। मीन्स अगर हमें डिस्पर्जन नहीं चाहिए, तो अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म यूज कर रहे हैं, तो आप बताओगे जरा मुझे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से क्या जीरो करना चाहिए? क्यों भाई, डिस्पर्जन नहीं चाहिए तो थीटा नेट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो थीटा नेट वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है या ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको जीरो करते हैं, क्या मिलेगा? देखिए A1 ब्रैकेट म्यू V1 माइनस म्यू R1 प्लस A2 ब्रैकेट म्यू V2 माइनस म्यू R2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको अगर A2 और A1 में रिलेशन चाहिए हो, तो A2 इक्वल टू माइनस A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 अपॉन म्यू V2 माइनस म्यू R2। ये एक रिलेशन आएगा फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन प्रिज्म्स। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मीन्स we will get deviation without dispersion. Without dispersion means डिस्पर्जन नहीं चाहिए, तो डिस्पर्जन को हमने जीरो कर दिया है। ठीक है ना। यहां हम ये बात लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the two prisms must be kept inverted with respect to each other। मतलब अगर हम दोनों प्रिज्म सीधा सीधा रख देंगे ना, तब तो उनके डिस्पर्जन ऐड हो जाएंगे। अगर हमें उनके डिस्पर्जन कैंसिल आउट करने हैं, तो डिस्पर्जन कैंसिल आउट तभी बनेंगे जब हम उनको इन्वर्ट करके रखेंगे इस टाइप से। ये बात समझ में आई नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये, टू प्रिज्म्स मस्ट बी मेड फ्रॉम डिफरेंट ग्लासेस। ठीक है ना, मतलब उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए। एक ही मटेरियल के ले लेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, थीटा भी कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा भी कैंसिल हो जाएगा। हम चाहते हैं सिर्फ थीटा कैंसिल हो।
ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन. देन another popular case is dispersion without deviation. Dispersion without deviation. डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन. तो इस केस में हम क्या जीरो करेंगे? तो इस केस में हम लोग डेल्टा जीरो करेंगे. तो डेल्टा नेट को अगर जीरो करेंगे तो डेल्टा नेट का वैल्यू है a1 म्यू y1 माइनस 1 प्लस a2 म्यू y2 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहां से आपको कंडीशन मिलेगी a2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 म्यू y1 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई म्यू y2 माइनस 1. देखिए अगेन यहाँ पे भी दोनों पॉइंट वाले हम कॉपी करेंगे सेम टू सेम, कि दोनों प्रिज्म्स का मटेरियल अलग अलग होना चाहिए एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द टू प्रिज्म्स मस्ट बी केप्ट इन्वर्टेड टू ईच अदर. सेम टू सेम पॉइंट यहाँ भी आएगा, बस कंडीशन अलग है. देखिए नोट करिए, कुछ डाउट है बताइए. ठीक है, बोलिए. बहुत छोटा सा टॉपिक है ये डिस्पर्जन वाला, कुछ एक प्रॉब्लम्स भी करके देख लेते हैं. देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई करिए इसको.
निकाला किसी ने? White light is passed through a prism of angle 5 degree if the refractive indices for red and blue color. अब देखो कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में कि वॉयलेट नहीं दिया होगा, ब्लू दिया होगा, तो ब्लू दिया हुआ है तो आपको ब्लू को ही वॉयलेट समझ के यूज कर लेना है, मतलब वेट नहीं करना है किसी और चीज का। तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिस्पर्जन बिटवीन देम। तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन को क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू ए, वैसे हम लोग लिखते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर, तो म्यू वी की जगह क्या यूज कर लो? म्यू बी यूज कर लो, म्यू बी माइनस म्यू आर। बोलिए निकाल पाए नहीं निकाल पाए? तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1.659 माइनस 1.641। देखिए कितना आएगा ये? क्या ये 0.09 आता है क्या डिग्री? यस सर। कर लिया होगा, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करिए ट्राई। प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 10 डिग्री, तो ए दिया हुआ है 10 डिग्री। फिर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस फॉर रेड एंड वॉयलेट कलर, फाइंड द डिस्पर्सिव पावर। तो म्यू आर गिवन है 1.51 और म्यू वॉयलेट गिवन है 1.52। तो ये बताइए क्या इससे हम लोग, अगर हमारे पास येलो कलर के लिए नहीं गिवन है तो हम निकाल सकते हैं ना येलो कलर? येलो कलर इन दोनों के अप्रोक्सीमेटली बीच में ही पड़ेगा, बोलिए। तो ये 1.51 प्लस 1.52 एंड डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 1.515 आएगा। और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। रख दो क्या आएगा? तो 1.52 माइनस 1.51 एंड होल डिवाइडेड बाई 1.515 माइनस 1 कितना आएगा? तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.019 के आसपास आ रहा है। ओमेगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी, डिस्पर्सिव पावर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है ना? डायमेंशन भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट ट्राई करिए। Sir, in the above question, it's 0.01 divided by 0.5, right?
0.01 divided by 0.5, right? Zero point zero one divided by 0.515. The refractive indices of flint glass for red and violet color is given. Calculate the dispersive power. तो इसमें भी वैसे ही चलेंगे. म्यू वाई कैलकुलेट करते हैं. म्यू वाई का वैल्यू होगा म्यू रेड प्लस म्यू वायलेट डिवाइडेड बाई 2. तो 1.644 प्लस 1.664 एंड डिवाइडेड बाई 2. कितना आएगा ये? ये आएगा 1.654. 1.654 and omega is equal to mu v minus mu r upon mu y minus 1. तो ये mu v minus mu r 1.664 minus 1.644 and divided by 1.654 minus 1. 0.03 सर. हाँ 0.03. ठीक है. देखो एक और नेक्स्ट कर लो, सिमिलर ही है. इसमें ज्यादा कुछ वैसे पूछा गया तो नहीं है नीट में कोई डिटेल. अब बहुत अच्छा क्वेश्चन तो कुछ आया नहीं. ए पार्ट में क्या करेंगे? रेड और वॉयलेट दिया हुआ है तो डेल्टा रेड इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू म्यू आर माइनस 1. डेल्टा वॉयलेट ए इंटू म्यू वी माइनस 1. देखो फिर बी पार्ट में सर वो इसमें होगा a म्यू b माइनस म्यू r. इसमें चाहो तो डेल्टा मीन निकाल लो पहले. डेल्टा मीन इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 एंड देन ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा मीन. ये भी कर सकते हैं अगर हम डेल्टा कैलकुलेट कर चुके हैं तो. अच्छा ये सी पार्ट हो गया.
और बी पार्ट में डेल्टा वी माइनस डेल्टा डेल्टा वी आर। माइनस डेल्टा आर। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले एक दो बस याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं है। बोलिए, क्लियर हो गया, कुछ और डाउट है? यस सर। So this was all about in prism, deviation of light through prism and dispersion of light in a thin prism. फिर हम लोग नेक्स्ट अपने पार्ट में आगे बढ़ते हैं, and that is again refraction of light. अभी तक आप अगर देखो ध्यान से, तो जो भी रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पे भी स्नेल्स लॉ अप्लाई किए थे, all surfaces were plane surface, whether it was a prism or it was a glass slab or it was total internal reflection. At all places the surface, the medium boundary was a plane medium boundary, plane surface. Now we are moving to refraction through spherical surfaces, और इसी से हम लोग मूव करके लेंसेज पे पढ़ेंगे, लेंसेज में आ जाएंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अब देखो, पहले जिस बाउंड्री को हम लोगों ने प्लेन दिखाया था, प्लेन शो किया था, अब हमें वही बाउंड्री जो है वो कर्व दिखानी है, बस इतना ही फर्क है देखा जाए तो सपोज दिस इज अ मीडियम बाउंड्री। मीडियम बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड पे मीडियम 1 मे बी एयर, एंड राइट हैंड साइड पे मीडियम 2 मे बी वाटर और एनी अदर मीडियम। तो बाउंड्री इस केस में कैसी है? बाउंड्री इस केस में स्फेरिकल बाउंड्री है, ये एक स्फेयर का पार्ट है। अब आप देखो, अगर ये स्फेयर का पार्ट है तो क्या डेफिनेटली इसका कुछ रेडियस होगा ना, कैपिटल आर। तो दिस आर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर हमने ये रेडियस ड्रॉ की है, नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये पॉइंट सी यहाँ पे क्या कहलाएगा? सी पहले की तरह कहलाएगा, सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट पी हो जाएगा पोल और ऑप्टिकल सेंटर, दो नाम है यहाँ पे। अब पोल बोल सकते हैं या फिर ऑप्टिकल सेंटर। एंड लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, एज यूजुअल जैसे पहले थी, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली जो साइड है दिस इज कॉनकेव साइड, और ये वाली जो साइड है दिस इज कॉन्वेक्स साइड, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, सरफेस जो है वो इस टाइप की भी हो सकती है और सरफेस इस टाइप की भी हो सकती है। अगर इस टाइप की सरफेस होगी तो इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है, ये हो गया पॉइंट पी, इधर हो गया रेडियस आर, ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो सिचुएशन हमारे सामने आएंगी, ठीक है ना। तो इसमें बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहला हेडिंग डालते हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कई सारी चीजें पुरानी वाली ही रहेंगी, मतलब जैसे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, याद है नहीं याद है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन पॉजिटिव, ठीक है। और क्या क्या बोला था? और बोला था कि ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, all distances will be measured from pole, ठीक है ना। डिस्टेंस above principal axis is positive, below principal axis negative। तो इमेज फॉर्मेशन अगर हम इसमें बनाना चाहें तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक सरफेस ले लेते हैं, ठीक है।
अगेन इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी सरफेस ले रहे हैं, कोई भी एक सरफेस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज हमने ये सरफेस ली है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ध्यान से आप देखो तो मैंने ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। देखिए डायग्राम पहले क्लियर है। इधर की साइड मीडियम हो गया मीडियम 1, इधर की साइड मीडियम हो गया मीडियम 2। और ऑब्जेक्ट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पे ले रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, ध्यान से देखो, और ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पॉइंट एम पे। पॉइंट एम पे। अभी बताइए कि ये लाइट हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, तो क्या इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा? और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो सकती है या फिर टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो सपोज मैंने अवे फ्रॉम नॉर्मल ले लिया, तो सपोज ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया इसका इमेज आई। पहले तो ये रे डायग्राम समझ लीजिए, क्लियर है। ये वाला एंगल हम लोग अल्फा बोल देते हैं, ये वाला एंगल हम लोग बीटा बोल देते हैं, और ये वाला एंगल हम लोग गामा बोल देते हैं। ये फॉर्मूला मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, हालांकि अगेन प्रूफ की मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी। अब आप ये बताओ सबसे पहले कि बीटा अल्फा और आई में कोई रिलेशन होगा? अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखिए ध्यान से, तो क्या बीटा इसका एक्सटीरियर एंगल है? हाँ, तो बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बीटा इज इक्वल अल्फा प्लस आई। अल्फा प्लस आई। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल देखिए, बीटा गामा एंड आर, तो इसमें आर एक्सटीरियर एंगल है, तो आर को क्या लिख सकते हैं? एंड आर इज इक्वल टू क्या बीटा प्लस गामा लिख देंगे? यस सर। ठीक। देन फर्स्ट पॉइंट यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर हम लोग अप्लाई करें तो क्या बनेगा? तो लिखेंगे μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, और अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन कौन सा? अप्रोक्सीमेशन एक ही चला आ रहा है शुरू से, फॉर पैरा एक्सियल रेज। और पैरा एक्सियल रेज के केस में एंगल आई एंगल आर ये सारे एंगल कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। अब आई और आर स्मॉल होंगे तो अल्फा बीटा गामा भी स्मॉल एंगल होंगे, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 यूजिंग स्नेल्स लॉ, ये कन्वर्ट हो जाएगी μ1 इंटू सिंपली आई इज इक्वल टू μ2 इंटू सिंपली आर। अब आई का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? इधर वाली इक्वेशन से, व्हाट इज आई? तो देखो आई की वैल्यू क्या है यहाँ से, बीटा माइनस अल्फा आएगी। सिमिलरली आर की वैल्यू यहाँ से बीटा प्लस गामा आएगी, देखिए, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, μ1 इंटू बीटा माइनस μ1 इंटू अल्फा, μ2 इंटू बीटा प्लस μ2 इंटू गामा। बीटा एक तरफ ले लेते हैं और अल्फा एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा μ1 इंटू अल्फा प्लस μ2 इंटू गामा इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 इंटू बीटा। अब देखो अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे एंगल हैं, तो ये जो अल्फा है, दिस अल्फा कैन बी रिटन एज mp अपॉन ओपी। देखो अल्फा का वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू mp अपॉन ओपी, इसमें कोई डाउट तो बताइए। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू mp अपॉन cp, एंड सिमिलरली गामा इज इक्वल टू mp अपॉन ip। तो ये अल्फा बीटा गामा इसमें रखते हैं, क्या आएगा? तो ये आएगा μ1 अपॉन ओपी प्लस μ2 अपॉन IP इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन CP। देखो यहां तक पहले बताओ, मैं फॉर्मूला इसका प्रूफ कर रहा हूं, बट अगेन मुझे लगता है कि
अगर स्कूल एग्जाम नहीं है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, तो प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसमें साइन कन्वेंशन जरा बताओगे कि u की वैल्यू क्या लिखेंगे, व्हाट इज u, सर नेगेटिव। कितना लिखेंगे u का वैल्यू, व्हाट इज u, सर -OP। माइनस ओपी, वेरी गुड। सिमिलरली व्हाट इज v, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है इस बार, हाँ सर, PI प्लस प्लस PI प्लस और माइनस, प्लस प्लस ip, एंड व्हाट इज r, RF सर नेगेटिव। r इज माइनस cp। तो ये तीनों वैल्यूज अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन प्लस का v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन माइनस का r। तो इसको रीअरेंज करें अगर, तो वी कैन राइट इट एज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा फॉर स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन, जिसको हमें ध्यान रखना है। व्हाट इज μ1 μ2, व्हाट इज u, व्हाट इज v, व्हाट इज r, ये आप ध्यान से समझ लो बस। क्वेश्चंस में हमें इसी को यूज करना पड़ेगा, अभी देखते हैं यूज कैसे करना है, बस मेन पॉइंट तो वही है। सर ये समथिंग लाइक कि जैसे मतलब लेंस होता है सर, हाँ उसके एक सरफेस से मतलब जो कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस है उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है सर, उसका है हाँ, क्या? सिंगल रिफ्रैक्शन, यस। लेंस में इस तरह के दो रिफ्रैक्शन होते हैं, यस सर। ठीक है ना। यस एक सर। रिफ्रैक्शन होता है एयर टू ग्लास और दूसरा रिफ्रैक्शन होता है ग्लास टू एयर। मतलब ये फॉर्मूला अगर हम 2 बार यूज करेंगे तो लेंस हो जाएगा। यस सर। दिस इज सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन। सपोज देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज वी हैव अ we have an aquarium, and water is filled. Radius of this aquarium is, let's say, 10 centimeter, and water is filled. Water is mu is equal to 4/3. This is the center, and there is a small fish. There is a small fish. There is a small fish at a distance 5 centimeter from center. At a distance 5 centimeter from center, and there are two observers looking at the fish from either side, ठीक है ना। एक इधर लेफ्ट से देख रहा है, एक इधर राइट से देख रहा है, ऑब्जर्वर O1 एंड ऑब्जर्वर O2। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड apparent distances of image of fish as observed
बाई O1 एंड O2। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है फिश का, अगर O1 से पता करें तो, क्यों भाई, O1 के लिए एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? एक्चुअल डिस्टेंस आप देखो ध्यान से तो 5 सेंटीमीटर है ना, बट वो जो फिश है उसको 5 सेंटीमीटर पे नहीं नजर आएगी, उसका डिस्टेंस कुछ और नजर आएगा। तो वही बताना है कि कौन सा डिस्टेंस होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप एक काम करो, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू दी ऑब्जेक्ट, पासिंग थ्रू दी ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखो, जब लाइट इधर आएगी ना, तो ध्यान रखना कि ये वाला पॉइंट पोल होगा P1 और ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रेज आप ध्यान से चेक करो तो इधर ही आ रही है ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। तो फॉर ऑब्जर्वर O1 डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम P1। तो फॉर ऑब्जर्वर O1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट μ1 एंड μ2। μ1 μ2 कैसे डिसाइड होंगे? हेलो सर, हाँ, सर एक बार फिर से प्लीज। अभी मैंने कुछ बताया नहीं, अभी मैंने सिंपली ये बोला कि ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हम ऑब्जर्वर O1 को स्टडी कर रहे हैं, फॉर ऑब्जर्वर O1, तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एंड लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड Yes, ऑल sir. डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट P1। P1 इज द पोल। अभी हम लोग ये वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज μ1, व्हाट इज μ2? तो लाइट ऑलवेज मूव फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2। medium 1 is water and medium 2 is air। medium 1 is water and medium 2 is air। μ1 is 4/3 and μ2 is 1। ठीक, इतना पॉइंट बताइए। then what is u? object distance from P1। what is object distance from P1? +5 और -5? +5। प्लस क्यों होगा? इधर की तरफ है ना, ऑब्जेक्ट किधर है, राइट में है कि लेफ्ट में है? सर ऑब्जेक्ट इज ऑन राइट साइड बट डायरेक्शन इज पॉजिटिव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। यस डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव है इस बार? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार भी -5 होगा। देन व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस सरफेस, पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज ऑन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड? सेंटर सर, Negative पॉजिटिव side. साइड। Again negative side, check sign properly। direction of incident ray is this is the positive direction। all the distances measured towards left will be positive and all the distances measured towards right will be negative। इस डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इस डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो सेंटर किधर की साइड है, पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है? नेगेटिव साइड है। ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव साइड है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है, रेडियस भी नेगेटिव है। अब ये चारों वैल्यूज उठा के आप इसमें रख दो, इस एक्सप्रेशन में, देखिए क्या मिलेगा। तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। करिए जरा सॉल्व, बताइए कितना आता है v का वैल्यू। वन अपॉन -30। तो v का वैल्यू आ रहा है -30।
हम्म भाई 1/30 तो राइट साइड में ही आ रहा है, 1/30 आ रहा है, फिर उसमें से ये इधर वाला भी तो माइनस करना पड़ेगा, -4/15, -30/7 आ रहा है। क्यों भाई? Hence apparent distance for O1 कितना आएगा? 30/7 सेंटीमीटर। बोलिए। This was for observer O1. Now solve similarly for observer O2. Observer O2 is on the right side of the surface here. तो इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में आएंगी और इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में आएंगी, तो इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा बनेगा? इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड वाला होगा एंड ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम P2। अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब इधर आ रही है लाइट रेज, ध्यान से देखिए। तो ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम P2 एंड पॉजिटिव डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट। तो distances measured from P2 towards right will be positive and towards left will be negative। तो बताइए फिर से, μ1 क्या लिखेंगे, μ2 क्या लिखेंगे? μ1 μ2 तो वही रहेंगे, वाटर से एयर में आ रहा है क्यों भाई? u बताइए, u क्या होगा और r क्या होगा? केयरफुली। U will be -15. u is -15, R will be -10. -10, यस वेरी गुड। तो ध्यान रखना दोनों क्वेश्चंस के लिए, इसके लिए और इसके लिए डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ऐसा कैसे हुआ? ये क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. क्योंकि इसके लिए इंसिडेंट रे ये है और इसके लिए इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ही अलग अलग है ना, इस वजह से ऐसा हुआ। तो एवरी टाइम रे चेंजेस इट्स डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन आल्सो चेंजेस। बस अब तो हो गया, अब इसमें वैल्यूज रखनी, केवल रखो क्या आएगा। तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। देखिए यहाँ से कितना मिलेगा, ये तो फिर से 1/30 है, 1/30 माइनस हो रहा है इस बार 4/45, माइनस ऑफ 4/45। तो ये v का वैल्यू यहाँ से -18 सेंटीमीटर आता है, देख लीजिए। हेंस apparent distance for O2 will be 18 सेंटीमीटर। सर वो अगर डायरेक्टली देख रहे हैं हम लोग तो वो पानी के अंदर की चीजें दिखती नहीं है, वो मतलब इमेज दिखता है क्या हमेशा? और क्या, हमको तो मतलब हमेशा इमेज ही दिखता है, मतलब उसकी जो एक्चुअल लोकेशन होती है हमें वो नहीं पता चलती है, हमें अपरेंट लोकेशन पता चलती है। जो हमें दिखती है अपरेंट लोकेशन होती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यस अगर ये एक्वेरियम प्लेन एक्वेरियम होता लाइक रेक्टेंगुलर, तो इसमें प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन होता, क्यों भाई? अगर ये स्फेरिकल शेप का है, अगर ये स्फेरिकल शेप का है तो इसमें स्फेरिकल रिफ्रैक्शन है। अब तो हम दोनों कर चुके हैं ना, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखिए, सपोज वी हैव अ ग्लास स्फीयर और म्यू का वैल्यू 2 है।
and an object is kept इसका रेडियस ले लेते हैं सपोज 20 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट सरफेस. तो हमें बताना है फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड. तो भाई अभी बताइए कि अगर लाइट इधर की तरफ जा रही है तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा उसका? 2 बार. एक बार होगा इसका एयर से किसमें? ग्लास में. और फिर ग्लास से फिर से होगा किसमें? एयर में. तो एक बार इमेज बनेगी I1 और एक बार इमेज बनेगी I2. तो हमें I2 पता करनी है. ठीक है ना? करो ट्राई करो थोड़ा पहले अपने आप. सर इसमें V पहले की इसमें अभी फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा. हाँ तो वो क्या सर, मतलब सर इनफाइनाइट आ रहा है V. V इनफाइनाइट आ रहा है. कोई बात नहीं, आने दीजिए. V इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि जो लाइट अंदर जा रही है ना, इट बिकम्स हाँ. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. तो फॉर सेकंड सरफेस U विल बी इनफाइनाइट. यस. करेक्ट, सही आ रहा है. फर्स्ट सरफेस पे जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो रिफ्रैक्शन विल बी थ्रू P1. तो इसको ऐसे लिखेंगे, एट P1 लिखते हैं. एट P1 का मतलब क्लियर है, फर्स्ट सरफेस पे हो रहा है. और लाइट इधर जा रही है तो डायरेक्शन ये वाला पॉजिटिव है, राइट साइड वाला. तो P1 के लिए U का वैल्यू -20 सेंटीमीटर है. μ1 की जगह 1 आएगा एयर, μ2 की जगह ग्लास आएगा 2, और R की जगह आप ध्यान से देखो तो +20 आएगा. तो ये सारी वैल्यूज उठा के हम रखते हैं, क्या आएगा? μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R. तो यहाँ से 1/V का वैल्यू 0 आ रहा है. दैट मीन्स V का वैल्यू इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि ये जो लाइट रे है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन,
इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तभी तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। यस सर। ठीक है ना। नाउ सेकंड रिफ्रैक्शन P2। सर b इज इक्वल टू 20 आ रहा है मेरे में। हाँ ठीक है। एट P2 अब u का वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। μ1 की जगह ध्यान से देखना 2 होगा, μ2 की जगह 1 आएगा और r की जगह -20 आएगा, क्योंकि इस सरफेस का रेडियस इधर की तरफ है और पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला है। इसके लिए r प्लस में था, इसके लिए r माइनस में है। डायरेक्शन में कहीं भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा। तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो यहाँ से v का वैल्यू +20 आ रहा है। तो +20 का मतलब है कि ये जो लाइट रे है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे मीट कर रही है। I2 है ये एक्चुअली, और ये डिस्टेंस यहाँ से 20 आया है। तो ये जो I2 बनेगा रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल होगा। कैसे वर्चुअल होगा? नहीं सर, सॉरी सर, रियल होगा। रियल गलत होगा ना, देखो ध्यान से। रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दैट पॉइंट ना। यस सर। सर कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड इमेज, कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज फॉर्म रियल इमेज। यस सर। सर वो बस ये सेकंड वाले केस में एट P2 सरफेस पे जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है हाँ u के लिए माइनस इनफाइनाइट। हाँ, क्यों लिया? यस सर। दिस इज द इंसिडेंट रे फॉर दिस सरफेस। यस सर। तो वेयर इज ऑब्जेक्ट? For this surface, where is object? Light ray is this. Basically इस सरफेस का जो इमेज है वो इस सरफेस का ऑब्जेक्ट है। अगर कहीं और होता तो फिर हमें ये डिस्टेंस भी एडजस्ट करनी पड़ती। तो सर ये जो मतलब फर्स्ट सरफेस का जो इमेज होगा वो हाँ तो राइट साइड में बनेगा ना इनफाइनाइट पे। हाँ, तो प्लस ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? 1 अपॉन है ना, 0 हो जाएगा वो। सर अगर और किसी केस में आया तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी ना। देखो 1 अपॉन, जब भी आप 1 अपॉन इन्फिनिटी लिखोगे तो 0 ही लिखोगे ना। अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी लिखो या 1 अपॉन प्लस इन्फिनिटी लिखो। इन्फिनिटी की जगह और कुछ भी जैसे रहा तो फर्क आएगा? क्यों नहीं आएगा? आप चाहो तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर लो, बस म्यू की वैल्यू चेंज कर दो, म्यू की जगह 1.5 ले लो, यस नया क्वेश्चन बन जाएगा। म्यू की वैल्यू 2 है ना, यस सर। म्यू की जगह 1.5 यूज कर लो, तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। जो कंफ्यूजन है उसको कर लो। सर फिर v -80 सेंटीमीटर आ रहा है। -80 आ रहा है, तो हाँ -80 का मतलब है कि P1 से राइट में 80 या P1 से लेफ्ट में 80? सर P1 से लेफ्ट में 80। ओके फाइन, वेरी गुड। अब P1 से अगर लेफ्ट में 80 है तो P2 के लिए वो पॉइंट कितना दूर होगा? सर वो 20:2 40 + 80 120। तो सेकंड केस में जब आप सॉल्व करोगे तो u की जगह -120 रखेंगे बस। यस सर। समझ गया ना? यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसमें इसमें और कुछ नहीं है, इसमें बस एक ही यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट फिर हम लोगों का लेंस बचा हुआ है इस चैप्टर में, और फिर लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो मुझे लगता है 1 हफ्ता और लगेगा, 1 वीक और लगेगा खत्म होने में, ठीक है ना, कम से कम। यस सर। ठीक है, बाकी मैंने एक डीपीपी और भेजी थी। यस सर।
सर वो एक साथ में एक एमसीक्यूज लेक्चर होगा क्या? मैं तो ये चाहता था कि आप हर क्लास में थोड़ा थोड़ा पूछते जाओ, बट आप जैसा बोलोगे, आप एक साथ पूछोगे तो एक साथ बता दूंगा, मुझे क्या है। बट सॉल्व जरूर कर लेना, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी आएगा। यस सर, बिकॉज ऑफ सर टेस्ट भी होते हैं हर अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक साथ कर लेंगे। यस। ठीक है।